Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप देखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और उसके साथ ही अक्षांश एवं देशांतरी रेखाएं एवं गोलार्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम पहले पृथ्वी की छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक, पृथ्वी यह सूर्य के चारों ओर दीर्घ कक्ष में गमन करती है। ठीक है, आप देखेंगे और आप जानते भी होंगे कि यह 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगाती है। ठीक, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 365 डेज एंड 1/4। ठीक, जब हम इस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और 1/4 ये चार बार जब जोड़ेंगे तो क्या होता है, एक दिन होता है। इसलिए 4 साल में एक बार क्या होता है, लीप ईयर, जिसे कितने दिन का होता है, 366 डेज। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 दिन लेती है। ठीक, अब देखिए सूर्य के नजदीक की स्थिति और सूर्य से दूर की स्थिति। ठीक, ये कहलाती है आपका उपसौर और ये कहलाती है अपसौर। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेलियन और ये कहलाता है एफेलियन। ठीक, एक अपसाइड लाइन होती है। तो अपसाइड लाइन क्या होती है, उपसौर और अपसौर की स्थिति को मिलाने वाली जो रेखा है उसे अपसाइड लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करती है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो उस आकार को देखते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक, इसे हिंदी में बोलेंगे लघ्वाक्ष गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों में चपटी है और विषुवतीय विस्तार उसका अधिक है। ठीक, उसके घूमने के कारण ही ऐसा होता है। ये देखिए इस तरीके से। देखिए अब ये ध्रुवों में चपटी है, ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होती। ठीक, यहां ध्रुवों में चपटी होती है और इसका विषुवतीय विस्तार जो है वो अधिक होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि एक और इसका नाम है, इसे एक और नाम से जानते हैं, वो है जियोइड। ठीक, तो पृथ्वी का आकार जियोइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड या हिंदी में लघ्वाक्ष गोलार्ध भी आप कह सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो उपसौर और अपसौर की स्थिति होती कब है, अपसौर और उपसौर। उपसौर यानी नजदीक, अपसौर यानी दूर। ठीक, ये हो गया आपका एफेलियन और ये पेरिफेलियन। ठीक, तो ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी वगैरह में। और उपसौर की स्थिति होती है कब, 3 जनवरी। ठीक, तो 3rd ऑफ जैन एंड 4th ऑफ जुलाई। उपसौर की स्थिति कब होगी, 3rd ऑफ जैन, एवं आपकी एफेलियन अर्थात अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होगी। अर्थात इस समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक होगी और 3 जनवरी को पृथ्वी की दूरी सूर्य से नजदीक होगी। ठीक, और आप जानते भी हैं कि जब नजदीक होती है तो उसका कक्षीय वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, वो अधिक दूरी तय करती है। ठीक, और इस समय आप देखेंगे पृथ्वी को, तो इस समय ठंड का मौसम रहता है पृथ्वी में, पास होने के बावजूद। तो उसका कारण वही है, उसका कक्षीय वेग सर्वाधिक रहता है उस समय। ठीक, विषुवतीय व्यास जो है पृथ्वी का वो 12,756 किलोमीटर है। और वही हम बात करें पृथ्वी की त्रिज्या की, रेडियस। ठीक, आपने देख लिया डायमीटर कितना, 12,756, और रेडियस कितनी है इसकी, 6,400 किलोमीटर। ठीक है, और वही बात करें हम विषुवतीय रेखीय परिधि की, लीनियर सर्कमफेरेंस,
तो ये क्या होगी आपकी 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ध्रुवों में चपटी और विषुवतीय विस्तार कितना है, उसका सर्वाधिक है। ठीक, तो ध्रुवों में ऐसे चपटी होती है वो, और विषुवतीय विस्तार उसका अधिक रहता है, और वो गोल घूम रही है। ठीक, एक और चीज है, यह अपने अक्ष से, ठीक, मान लो ये पृथ्वी है, जो कि ध्रुवों में चपटी है, देखिए ये इसका अक्ष है। ठीक, अक्ष क्या होता है, यह एक काल्पनिक रेखा है, हमारे द्वारा एज्यूम किया हुआ है। ठीक, और ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले समय में पूछ सकता है कि इसका अक्षीय यानी अपने अक्ष में इसका झुकाव कितना है, और इसका कक्षीय झुकाव यानी इसका जो गमन पथ है जिसमें सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करती है, उसका कक्षीय झुकाव कितना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अब सीजीपीएससी थोड़ा डीप जा रहा है। तो अक्षीय झुकाव है इसका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और उसका कक्षीय झुकाव है 66.5 डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं गोलार्ध एवं अक्षांश एवं देशांतरी रेखाएं। ठीक, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी है, इसे अगर हम मध्य से अगर 0 डिग्री लेते हैं इससे, ठीक, यह भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहलाता है। इसका ऊपर का जो गोलार्ध है इसे कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दो गोलार्ध है। ठीक, इसमें हमने एज्यूम किया है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। क्या होती है अक्षांशीय रेखाएं, क्या होती है देशांतरी रेखाएं। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा इसे कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइंस। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पृथ्वी में। ठीक, ये 0 डिग्री की इक्वेटर भूमध्य रेखा है। ठीक, तो अब यहां से मैं अगर लूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक, तो ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। वहीं अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो यहां भी 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, और यहां पे क्या है 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ। ऐसे अगर मैं जाते जाऊंगा तो यहां पे बिंदु आकार की एक लाइन मिलेगी। ठीक है, बिंदु आकार की, ये रहेगी 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी बिंदु आकार की लाइन रहेगी। ठीक है, वो रहेगी आपकी 90 डिग्री। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं। ठीक, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है 90 प्लस 90, और जो 0 डिग्री की है इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे +1, दैट इज इक्वल टू 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसे बनाते हैं हम। तो अक्षांश रेखाएं कैसी है, क्षैतिज रेखाएं होती है, और यह पूर्णतः काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे एज्यूम किया गया है। अक्षांश रेखा से होता क्या है, ये यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीएससी और साथ में एसएससी, ये तीनों में क्वेश्चन आ चुका है कि जो ऋतु परिवर्तन का अध्ययन है वो हम किसके माध्यम से करते हैं। तो उसका आंसर होगा अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से ही हम ऋतु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से होती हैं। ठीक, इनकी संख्याएं कितनी है 181 है, नंबर्स में 181 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करते हैं देशांतरी रेखाओं की। चलिए इसे रहने देते हैं। देखिए ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है ना, ऊपर जैसे जाते आएंगे 90 डिग्री आएगी। अब देखिए देशांतरी रेखाएं क्या होती है। देशांतरी रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं, वह उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची जाती है। कैसे, वह उत्तरी गोलार्ध से प्रारंभ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में समाप्त। ठीक है, यह काल्पनिक रेखा है,
मैंने जैसा कि बताया, जरूरी नहीं कि ऐसा उत्तरी गोलार्ध से आरंभ होती है, इसे हम बस उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक अंतर, जैसे ये है, आप इसको गोला मानेंगे पूरा, जब अक्षांशीय रेखाएं यानी गोल होंगी। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, ये अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी समान होती है, ठीक। उसे नापा गया है तो उसका निकला था 111.16 किलोमीटर, ठीक। अक्षांश रेखाओं के बीच की ये दूरी है, ठीक है। प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है, इनके बीच की दूरी, ठीक है। लेकिन वही हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देखिए देशांतर रेखाएं ऐसी होंगी। अगर देशांतर रेखाओं के बीच में आएगा के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो आप लिखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, यह काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तर से दक्षिण लंबवत होती है, साथ ही यह अक्षांश रेखा पर लंबवत होती है, तथा ये देखिए इस तरीके से। तो इसे हमने 0 डिग्री की, ये जो लाइन है आपकी, इसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं 0 डिग्री, इस लाइन को, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, जिस प्रकार से ये था नॉर्थ और ये था साउथ, उसी प्रकार से इधर आ जाएगा आपका ईस्ट, और इधर क्या हो जाएगा वेस्ट, पूर्वी एवं पश्चिमी। तो पूर्वी देशांतर रेखा एवं पश्चिमी देशांतर रेखा है, ठीक है। जैसे अब अगर मेरे को इंडिया का पता पूछना है कि इंडिया किस क्षेत्र में है, तो इंडिया के क्षेत्र में एक तो नॉर्थ और दूसरा ईस्ट, यहां पर है इंडिया, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि IST क्या 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक। अब देखिए ये रेखाएं खींच के हो गई हैं। अब आप देख रहे हो कि यह ध्रुवों से उत्पन्न होकर ध्रुवों में समाप्त हो रही है, तो क्या इनके बीच की दूरी सभी स्थानों पर बराबर होगी, तो इसका आंसर है नहीं। दूसरी बात, देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, जैसे अक्षांश रेखा से हम ऋतु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से देशांतर रेखा से हम समय व तिथि का अध्ययन करते हैं। देशांतर रेखाओं से हम समय व तिथि का अध्ययन करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी में भी एग्जाम में आया यूपीएससी के भी, कि ऋतु परिवर्तन का अध्ययन, तो उसका आंसर होगा अक्षांश रेखाओं से, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ध्रुवों से उत्पन्न हो रही है और ध्रुवों में समाप्त हो रही है, तो यहां पर इनकी दूरी कम रहेगी, और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा के पास आएगी वैसे वैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछता है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो उसका आंसर सेम होगा 111.16 किलोमीटर, ठीक है। परंतु अगर पूछा कि ध्रुव भूमध्य रेखा से अगर ऊपर बढ़ने या नीचे आने पर, तो उसकी दूरियां कम होती जाती है, ठीक। अब देखिए अगर मैं देशांतर रेखाओं को समतल रूप में प्रदर्शित करूं, तो देखिए इस तरीके से होगा। यह है आपकी 0 डिग्री की मानी गई है मानक देशांतर रेखा, ठीक है, मानक देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इसे ही बोलते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। यहां पर क्या है, रॉयल लेबोरेटरी है, रॉयल लेबोरेटरी है, ठीक है, लंदन से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनविच नामक स्थान से, इसे प्रधान मध्यांतर रेखा भी कहते हैं, प्रधान रेखा बोलते हैं, प्रधान रेखा भी बोल सकते हैं, प्राइम मेरिडियन, भिन्न भिन्न नाम है इसके, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए ये कैसे काम करती है, देखो आपने सुना होगा, आप लोग ने मोबाइल में देखा होगा, आपके छोटे जो पहले कीपैड वाले मोबाइल आते, जब उसमें टाइम सेट करते थे तो उसमें लिखा रहता था दिल्ली, उसके बाद लिखा रहता GMT 5:30 रेशियो, इस तरीके से लिखा रहता था। ये क्या था ये, तो उसको देखते हैं, आज अपन समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है। मैंने इसका एक समतल रूप बनाने की कोशिश की है, देशांतर रेखाओं को समतल, क्योंकि इससे हम समय और तिथि का ज्ञान करते हैं, ठीक। ये लिखा रहता है GMT, इस तरीके से लिखा रहता है GMT प्लस
5:30। और फिर हम थोड़ा बहुत सुने होंगे कि ये क्या है, जो लंदन का ग्रीनविच टाइम है उसे 5.5 घंटे अपन आगे है। तो इसका मतलब क्या है आज ये समझते हैं। ये देखिए, ये मैंने ग्लोब को समतल रूप में प्रदर्शित किया है, ठीक है, ठीक, समतल रूप है इसका। ये 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन लाइन है ये, ठीक है, प्रधान रेखा है ये, ठीक, मानक समतल रेखा। ये कहां से गुजर रहा है आपके, लंदन से, ठीक है। अब आप जानते हैं पृथ्वी गोल है तो कितना डिग्री है वो, 360 डिग्री। पृथ्वी कितने दिन, 24 घंटा होता है एक दिन में पृथ्वी में, ठीक। इसका मतलब क्या निकल जाएगा, एक आवर में आपका 15 डिग्री निकल जाएगी, ठीक। जब आप इसको निकालोगे कैलकुलेट करके तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 4 मिनट, ठीक। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 डिग्री है उसमें कितना होगा, 1 घंटा, ठीक, 15 डिग्री 1 घंटा। अब आपको पता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक, और सूर्योदय कहां से होता है, पूर्व से होता है, ठीक। तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाते हैं, 15-15 डिग्री का सेक्शन बना लेते हैं हम, तो इस तरीके से जाएंगे तो ये 0 से लेकर ये लास्ट लाइन होगी वो होगी 180 डिग्री ईस्ट। और जैसे ही आप इधर आएंगे तो ये लाइन कौन सी होगी, 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो आप जब पूर्व की ओर जाते हैं तो समय में क्या होती है, वृद्धि होती है, याद रखिएगा इस चीज को। समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक। और जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में कमी होगी। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि कितना, GMT प्लस 5:30 यानी 5 घंटा, 5.5 घंटा, ठीक, 5 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4 और ये 5, ठीक है, कर लेते हैं इसे 5। और क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से आपका ये 6 घंटा हो जाएगा। तो इसके आधे में ये होगा 5:30, ठीक। तो 5:30 होगा, ये आपका GMT है, यानी लंदन के 0 डिग्री से लेकर आपका यहां पर आ जाता है 82 डिग्री एंड हाफ। ये आता कैसे है, ये 82 डिग्री एंड हाफ, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसको, आवर है, समय को डिग्री में जब आप चेंज करेंगे इस माध्यम से, तो देखिएगा 15×5 = 75। और जब आधे घंटे को आप कैलकुलेट करेंगे 15 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ पे इंडिया है, इस तरीके से इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय होता है किसी भी प्रदेश या प्रादेशिक क्षेत्र से गुजरने वाली देशांतर रेखा, ठीक, जिसे उसके भौगोलिक क्षेत्र को देखकर, देखो अगर क्षेत्र बड़ा है तो उसमें भिन्न भिन्न देशांतर रेखा या मानक समय हो सकते हैं। जैसे कि 15 के लगभग रशिया में है, 7 के लगभग यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक। लेकिन इंडिया में देखा गया कि भौगोलिक क्षेत्र उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, तो उसमें मात्र एक देशांतर रेखा को माना गया मानक रेखा, इसे IST भी कहते हैं। किसी प्रादेशिक क्षेत्र या किसी देश के, ठीक है, उसके भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए एक देशांतर रेखाएं खींची जाती है और उसी को उसका मानक समय माना जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे IST कहते हैं। ये कितना है आपका, GMT प्लस 5:30। तो ये जो प्लस है, ये प्लस क्यों है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ईस्ट में आप जाओगे तो आपका समय में वृद्धि होती है और यही चीज समय में कमी होती है। तो इधर मैं कोई टाइम लिखूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, GMT माइनस में, फिर जो भी आपका होगा। तो आपने इस चीज को समझा कि जो देशांतर वो क्या बताता है, समय एवं तिथि, ठीक है, और अक्षांश क्या बताता है, ऋतुओं का परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए मानक समय हो गया GMT प्लस 5:30। तो ये गुजरती कहां से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुजरती है आपके इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक। ये हो गई आपकी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ठीक है। मैंने आपको बताया है जब इसका समतल प्रारूप मैंने खींचा तो आपको बताया ये 0 डिग्री था,
ठीक, देशांतर रेखा है। और ये क्या थी, 180 डिग्री वेस्ट और ये 180 डिग्री ईस्ट। तो आइडियल आपने नाम सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये क्या होती है, ये 180 डिग्री वेस्ट या 180 डिग्री ईस्ट लाइन को ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है पहला कि जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, घट जाएगा। और वहीं दूसरा आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व जब जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, और जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मात्र इतना ही है इसमें, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो इसे ही कहते हैं, जब आप पृथ्वी पूरी गोल है, जब आप इसको मिलाएंगे तो ये दोनों रेखाएं होंगी समान होगी। इसलिए मैंने आपको बताया था अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 है, लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या 90 + 90 अर्थात 180 ही होती है। ठीक, यानी 180 इस साइड और 180 उस साइड, तब तो 360 डिग्री होगी ना। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी ईस्ट साइड में 180 और वेस्ट साइड में 180। ठीक है, वो 90 वाला कॉन्सेप्ट अक्षांश के लिए था, देशांतर में काम नहीं करेगा। ठीक, देशांतर रेखाओं में ईस्ट साइड में 180 और वेस्ट साइड में 180, टोटल 360 डिग्री। ठीक है, ये देखिए, इसको हम ऋतुओं को समझते हैं। मैंने बताया आपको अक्षांशीय रेखाओं से ही ऋतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए ऋतुएं परिवर्तन होती कैसे है, ये थोड़ा सा सेक्शन समझने वाला अंडरस्टैंडिंग है, और जनरली यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछता है। अब सीजीपीएससी में भी चांसेस से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो देखिए ये सूर्य है और हमने अर्थ की 4 स्थिति ली है, जिसमें नॉर्थ साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। देखिए इस तरह से डिक्टेट कर दे तो समझते हुए चलिएगा। आपको पता है अपने अक्ष से पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अपने एक्सिस से। अब देखिए पहला हम बात करते हैं 21 दिसंबर। ये देखिए इस समय क्या होता है, सूर्य की रेखाएं लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर। ठीक, तो क्या होगा, ये सबसे छोटा दिन होगा, यह साल का सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका दिसंबर का महीना, सबसे छोटा दिन। इस समय सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती है, मकर पे, यानी कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, और कर क्या होता है आपका, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए साल में 12 महीने होते हैं, उसे हमने 3-3 माह में बांट दिया है। 3 माह 6, ये इधर 9 और इधर 12। अब देखिए उसके बाद सूर्य की स्थिति परिवर्तित होगी। ठीक, तो यहां पर आप लोग पहले स्थिति को देखिए, नॉर्थ साइड में क्या सूर्य की रेखा लंबवत पड़ रही है, भारत कहां पर है आपका 82 डिग्री एंड हाफ। ठीक, तो इस समय क्या होगा, आपको ठंडी पड़ती है। चीजों को समझते हुए चलिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट टफ है, थोड़ा उलझा हुआ है, पर आप लोग समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ये देखिए मैंने अर्थ बनाया है, ये आपका नॉर्थ डिग्री है, ये आपका साउथ डिग्री है, यानी नॉर्थ क्षेत्र और साउथ क्षेत्र है, आर्कटिक सागर अंटार्कटिक क्षेत्र। ठीक है, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही है मकर रेखा पे, तो आप जानते हैं पृथ्वी में ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक, ये दोनों का क्या होता है डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा होती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर रेखा। अब देखिए नीचे मकर रेखा साउथ में और ऊपर में कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ये जो आपकी लंबवत पड़ेगी मकर रेखा में, मकर रेखा साउथ के क्षेत्र में, तो यहां पर गर्मी रहेगी, परंतु नॉर्थ में तिरछी रेखाएं पड़ेंगी। आपको एक और चीज बता दूं मैं कि सूर्य जो होता है आपका, पृथ्वी का जो झुकाव है अक्षीय और कक्षीय दोनों, जो कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री है। ठीक, तो आप उसको देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि जो सूर्य का गमन क्षेत्र है, ये तो 0 डिग्री हो गई, सूर्य का गमन जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के अंदर ही होता है, बाकी क्षेत्रों में उसकी तिरछी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, और यह भी मुख्य कारण है आपके आइस कैप होने का। ठीक है, इसलिए आप जब जाएंगे 45 डिग्री वगैरह क्षेत्र में तो देखना बहुत ठंडी पड़ती है, और साइबेरिया क्षेत्र में तो साल भर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो ये रीजन है। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को समझिए कि सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर ही गमन करता है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा कैंसर और 23.5 डिग्री
साउथ, ये क्या होती है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप यहां पे समझना स्टार्ट कीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर देखिए कि इस क्षेत्र में नॉर्थ में सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो आप देखेंगे दिसंबर के समय ही भारत में ठंडी पड़ती है, ठीक है। अब आप आ जाइए और 21 दिसंबर आपका छोटा दिन है। अब आप आगे आ जाइए, पूरा शीत रहेगा। कब तक रहता है शीत? मार्च महीने तक ठंडी का मौसम पड़ता है। अब देखिए 21 और 22 मार्च, तो आप इस स्थिति में देखेंगे कि आपका जो सूर्य की रेखा है वो दोनों क्षेत्र में पड़ेगी। क्यों? इस समय क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसके पहले जो 21 दिसंबर है इसे हमने कहा विंटर सोल्स्टाइस। इसे हिंदी में बोलेंगे शीत विषुव, ठीक है, सॉरी शीत संक्रांति बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसे शीत संक्रांति। और आपको पता होगा 14 जनवरी के आसपास हम क्या बनाते हैं? मकर संक्रांति बनाते हैं, ठीक। तो उससे आपको समझ में आएगा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें वो किसमें पड़ेंगी? मकर रेखा पे 90 डिग्री पड़ती है, इसलिए 14 जनवरी मकर संक्रांति, ठीक। अब आप यहाँ पे 21 से 22 मार्च आ रहे हैं, यहाँ दिन और रात बराबर हो रहे हैं, इसे हम क्या करें? स्प्रिंग इक्विनॉक्स अर्थात बसंत विषुव, हिंदी में बोलेंगे बसंत विषुव, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके मार्च के महीने, 3 महीने कंप्लीट। अब आप धीरे धीरे आएंगे तो आपको बसंत ऋतु मिलेगी, ठीक है। ये देखिए ये हुआ 21 जून का समय। इस समय क्या होता है? जिस प्रकार से दिसंबर माह में सूर्य की रेखाएं मकर पर लंबवत पड़ रही थी, अब किस पे लंबवत पड़ेंगी? अब पड़ेगी कर्क रेखा पे लंबवत। तो आप देखेंगे कि जून के महीने में भारत में बहुत ही तेज गर्मी होती है। उसका कारण यही होता है कि सूर्य की स्थिति क्या होती है? कर्क रेखा पे होती है, ठीक। अब और आपकी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है 8 राज्यों से, है ना। मेघालय, नागामणि, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, ठीक है। इन 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप यहां देखेंगे तेज गर्मी पड़ती है इसी मौसम पे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समर सोल्स्टाइस अर्थात ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति। बिल्कुल माइंड ओपन करके रखिए, समझ में आएगा। मैं एक बार और रिवीजन करवा दूंगा आपका। अब आप आए तो आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु कब तक चलेगी? आपके सितंबर महीने तक चलेगी, ठीक। अब देखिए बीच में आपका मानसून आ जाता है जून के लास्ट में और जुलाई के प्रारंभिक समय में, मध्य भारत में जुलाई के प्रारंभिक समय में मानसून प्रवेश कर जाता है। अब देखिए 23 सितंबर, तो इस समय फिर क्या होगा? आपकी जो सूर्य की रेखा है वो दोनों पे बराबर पड़ेंगी और इसमें क्या होगा? समान होगा दिन और रात, ठीक है। दिन और रात क्या होगा? समान होगा। यह 23 सितंबर की स्थिति होती है। इसे हम बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, दैट मीन्स शरद विषुव, शरद विषुव। तो ये आपके पूरे ऋतु परिवर्तन थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य को बीच में रखते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी की जो अक्षीय झुकाव है पृथ्वी का अपने एक्सिस पे वो 23.5 डिग्री है, लेकिन उसकी जो कक्षा है, जो सूर्य के चारों ओर गमन पथ है उसका दीर्घवृत्ताकार एक्लिप्स, उसमें क्या है? वो 66.5 डिग्री वो कक्षा पूरी की पूरी झुकी हुई है। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस समय क्या होता है? दिसंबर के समय में सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो क्या होती है? मकर रेखा पे लंबवत होती है। ये देखिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे क्या हो रही है? तिरछी पड़ेंगी। इससे क्या होगा? भारत में जो कि इष्ट क्षेत्र पे है, अगर आप देशांतर रेखा की बात करो तो इष्ट क्षेत्र में है, और अक्षांश रेखा की बात करो तो नॉर्थ गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। तो इस समय भारत में कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, ठीक। और आपको पता होना चाहिए 31 दिसंबर जो है वो साल का सबसे छोटा दिन है। अब आते हैं आपके शीत के बाद मार्च के मौसम में, यानी बसंत विषुव में, ठीक। इस समय क्या होगा? दिन और रात बराबर होंगे। और साथ ही उसके बाद आएंगे अब जब 21 जून, तो यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। साल का सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा, इसकी स्थिति देखेंगे आप तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक। और यहाँ पे कड़क गर्मी भी पड़ती है। ये हो गया। उसके बाद 3 महीने का फिर समय आप जब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपका दिन और रात समान होगा। यह 23 सितंबर का दिन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऋतु परिवर्तन समझा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं कि और हम इस पे क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम दूसरे टॉपिक्स को पकड़ेंगे और साथ ही हम हिस्ट्री को भी अब स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में आपका सी साइड भी स्टार्ट हो चुका है आई थिंक। और आपको कैसा लगा है हमें बताइए कमेंट में, और साथ ही सब्सक्राइब एवं लाइक करें छत्तीसगढ़ ई ज्ञान को यूट्यूब में,
ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी लगे रहिए आप लोग, बिल्कुल साथ दीजिए, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा ज्ञान, अपना नॉलेज प्रोवाइड करवाएं, और साथ में क्वेश्चंस के आंसर भी कराएंगे हम आने वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.